बात करते हैं उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड जो था, जिसको आज योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा, जिसमें 16,000 ऐसे मदरसे थे जिनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ के द्वारा उसके जो प्रावधान है 2004 यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट था 2004 का, जो मुलायम यादव की सरकार में वो बना था, उस एक्ट को जो समाप्त किया गया था और संवैधानिक करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर चुनौती दी गई थी और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ी राहत दी है। अब देखने वाली बात है कि राहत क्या दी है, उसी चीज़ पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। जय नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं MPS हिंदी। आज सुबह सुबह ही हमने एक आपको न्यूज़ एनालिसिस किया हुआ था, जिसमें बताया था कि यूपी के 16,000 मदरसों के लगभग 17.5 लाख छात्रों को अब शिफ्ट किया जा सकता है बेसिक शिक्षा में या माध्यमिक शिक्षा में CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड और ICSE बोर्ड के द्वारा। लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उस पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। और इस दौरान जो वकील थे वो, उनका नाम है सिंघवी। इन्होंने कहा कि आज लोकप्रिय गुरुकुल हैं क्योंकि वे अच्छा काम कर रहे हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में कुछ बहुत अच्छे गुरुकुल हैं, यहाँ तक कि मेरे पिता के पास भी उनमें से एक डिग्री है। तो क्या हमें उसे बंद कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि यह हिंदू धार्मिक शिक्षा है? क्या यह 100 साल पुराने कानून को खत्म करने का आधार हो सकता है? यानी कि जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता का हवाला देते हुए यूपी बोर्ड, जो यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट था 2004, उसको असंवैधानिक करार दिया था, उसी का एक तरह से ये कटाक्ष करते हुए बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही। बात तो इनकी सही थी कि जो गुरुकुल हैं, जैसे या संस्कृत विद्यालय हैं, वो भी तो इसी आधार पर चल रहे हैं। तो क्या संस्कृत विद्यालय की जो मान्यताएं उनको रद्द कर दी जाए धर्मनिरपेक्षता के आधार पर, कि इसमें हिंदू रीति रिवाजों को पढ़ाया जाता है। सिंघवी ने इसमें कहा कि यदि आप अधिनियम को निरस्त करते हैं तो आप मदरसे को अनियमित बना देते हैं और 1987 के नियम को नहीं छुआ जाता। हाईकोर्ट का कहना है कि यदि आप धार्मिक विषय पढ़ाते हैं तो यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धार्मिक शिक्षा का अर्थ धार्मिक निर्देश नहीं है। सिंघवी ने आगे इस पर और सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदू धर्म या इस्लाम आदि पढ़ाता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं धार्मिक शिक्षा देता हूं। यानी कि अगर धर्म से संबंधित कोई चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये धार्मिक शिक्षा है। जबकि इनकी भी बात सही है। जो हमारा संविधान, हमने इस पर डिटेल में पहले भी चर्चा की थी, अनुच्छेद 28 के बारे में बात किया था, जिसमें धर्म के आधार पर विद्यालय खोलने की बातें की गई थी। उसमें एक अनुच्छेद और जोड़ा गया था। उस अनुच्छेद की बात कर रहे थे कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप अपना स्कूल खोल सकते हैं। लेकिन उसमें ये था, रूल था कि सरकार द्वारा उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें, यानी कि सरकारी योजनाओं का लाभ उसमें नहीं दिया जाएगा, वो आप प्राइवेट संस्थान के रूप में खोल सकते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट खंडपीठ लखनऊ ने ये कहा था कि सरकार द्वारा अगर फंड लिया जा रहा है तो ये असंवैधानिक है, और इस प्रकार से उन्होंने फैसला देते हुए एक्ट को निरस्त किया था। इस मामले में अदालत को अरुणा रॉय फैसले पर गौर करना चाहिए, ऐसा सिंघवी ने कहा। राज्य को धर्मनिरपेक्ष रहना होगा, उसे सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी तरह से धर्मों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा प्रदान करना राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है। इसलिए उसे उक्त क्षेत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय धर्मनिरपेक्ष बने रहना होगा। वह किसी विशेष धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता या अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग शिक्षण प्रणाली नहीं बना सकता है। मदरसों की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये संस्थान विभिन्न विषय पढ़ाते हैं। कुछ सरकारी स्कूल हैं, कुछ निजी हैं। यहाँ आशय यह है कि यह पूरी तरह से राज्य द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल है। कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, यहाँ कुरान एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। हुजैफा अहमदी ने कहा कि धार्मिक शिक्षा और धार्मिक विषय दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगानी चाहिए। यूपी के हाई कोर्ट में कानून का बचाव किया था। क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या हम यह मान लें कि राज्य ने हाई कोर्ट में कानून का बचाव किया है। इस पर यूपी सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि हमने हाई कोर्ट में बचाव किया था, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा कानून को रद्द करने के बाद हमने फैसला को स्वीकार कर लिया है। जब राज्य ने फैसले को स्वीकार कर लिया है तो राज्य पर अब कानून का खर्च वहन करने का बोझ नहीं डाला जा सकता। क्या मदरसा अधिनियम के प्रावधान धर्मनिरपेक्षता की कसौटी पर खरे उतरते हैं, जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है? यूपी सरकार ने कहा ये मदरसे खुद सरकार से मिलने वाली सहायता पर चल रहे हैं, इसलिए कोर्ट को गरीब परिवारों के बच्चों के हित में
याचिका खारिज कर देनी चाहिए। यह धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि धार्मिक विषय अन्य पाठ्यक्रम के साथ है, वे गलत जानकारी दे रहे हैं। सवाल यहाँ पर और भी चीज़ों पर उठे। यूपी सरकार की तरफ से एएसजी नटराज ने कहा कि मदरसे चल रहे हैं तो चलने दें, लेकिन राज्य को इसका खर्च नहीं उठाना चाहिए। छात्रों को शैक्षणिक सत्र समाप्त होने पर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। इसमें सामान्य विषयों को वैकल्पिक बनाया गया है, यानी कि जो सामान्य विषय हिंदी, इतिहास, भूगोल है, ये सब वैकल्पिक विषय, इनको ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसमें सामान्य विषयों को जो वैकल्पिक बनाया गया है, क्लास 10 के छात्रों के पास एक साथ गणित विज्ञान का अध्ययन करने का विकल्प नहीं है। हाईकोर्ट के सामने ये छिपाया गया है कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है। फिजिक्स, मैथ, साइंस जैसे मुख्य विषय वैकल्पिक होने से ये छात्र आज की दुनिया में पिछड़ जाएंगे। यानी कि जो सब्जेक्ट होते हैं, जो अन्य जैसे सीबीएसई, यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड में पढ़ाए जाते हैं, वो सब्जेक्ट यहाँ पर वैकल्पिक हैं, यानी कि आप पढ़ना चाहें या न पढ़ना चाहें। और इन सारी चीज़ों की वजह से जो मुस्लिम छात्र हैं, मुस्लिम समाज से जुड़े हुए छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं अन्य छात्रों से जो गैर मुस्लिम छात्र हैं उनसे पिछड़ जा रहे हैं, और समाज में ये पिछड़ेपन का एक कहीं ना कहीं दोष होता जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। किसी भी स्तर पर धर्म शामिल होना एक संदिग्ध मुद्दा है। सवाल किसी डिग्री का नहीं है। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों में मैं खुद को यह कहने के लिए राजी नहीं कर सका कि उच्च न्यायालय का आदेश गलत था। हम धर्म के जाल में फंस गए हैं। केंद्र ने हाई कोर्ट में कानून का बचाव नहीं किया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं। इनमें 16,500 मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। उनमें से 560 मदरसों को सरकार से अनुदान मिलता है। इसके अलावा राज्य में 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी हैं। और इन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अभी राहत दी है, लेकिन अभी आगे देखने वाली बात होगी कि क्या इनमें और डेवलपमेंट हो सकता है। अगर स्पष्ट तौर पर कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक तरह से कहा जाए तो स्टे लगा दिया गया है। यानी कि जो मदरसे हैं जिस प्रकार से पहले चल रहे थे वो चलते रहेंगे, यानी कि स्टे लगने का मतलब मेरी समझ में तो यही आ रहा है। बाकी चीज़ें बाद में और भी एक्सप्लेन हो जाएंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो यूपी में मदरसे चल रहे हैं वो पहले की तरह चलेंगे, क्योंकि जब हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही स्टे लग गया है, तो स्टे लगने के बाद कुछ नई चीज़ें, यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो इस पर लागू नहीं होगा। तो अब मदरसा जिस प्रकार से चल रहा था चलेगा, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें लगभग 17.5 लाख छात्र थे, हज़ारों की संख्या में टीचर्स थे, और भी बहुत सारे इसमें लोग जुड़े थे। जैसे आप कह सकते हैं स्वीपर हैं, मतलब सफाई वगैरह करने वाले, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं ये राहत है। और बच्चों का भविष्य, मैंने सुबह जब एक्सप्लेन किया हुआ था तो मैंने बताया था कि जो इसमें बच्चे पढ़ते हैं वो खासकर अरबी, उर्दू, फारसी, इन सारी चीज़ों की तालीम लेते हैं, और कहीं ना कहीं धार्मिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर होता है, जिसका हाई कोर्ट ने ऐतराज़ भी जताया था। लेकिन जब वो ट्रांसफ़र होकर दूसरे विद्यालयों में जाते, बेसिक शिक्षा में जाते, तो वो इतना जल्दी वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं उनकी जो शिक्षा प्रभावित होती। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में लिया, और आप देख रहे हैं कि स्टे लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो इससे जुड़े हुए हैं। मौलाना खालिद रशीद हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। इनका पूरा नाम है मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली। उन्होंने इस पर खुशी भी जताई है, और उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका स्वागत करते हैं। चलिए फिर इस पर एक बात मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि बार बार आरोप लगते हैं कि हमारे भारत के जो न्यायालय हैं वो केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली बन गई है, या एजेंसियां हैं। तो ये आपको फैसला सुनकर आपको ये भी पता चल गया होगा कि न्यायालय जो है हमारे देश का सर्वोच्च संस्थान है। भारत का सबसे बड़ा संस्थान अगर कोई है तो न्यायालय है। न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है, और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है, और जैसा आज हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर ऑर्डर दे दिया है तो उसको पलटने की शक्ति या तो केंद्र सरकार उस पर कोई एक बिल बनाए, यानी कि एक तरह से नया कानून बनाकर उसको समाप्त कर सकता है, या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को चेंज कर सकता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर को चेंज किया है, यानी कि 2 बेंच का ऑर्डर है तो 3 या 5 बेंच की जजों के द्वारा उसको निरस्त किया गया है, बदला गया है। तो देश में सबसे सर्वोच्च आपका संविधान तो है ही, लेकिन हमारी न्यायपालिका है, क्योंकि वो संविधान की व्याख्या करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ का मामला था, इसमें स्टे लगा दिया गया है, और ये लाखों लाख बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए, जिनको ये लग रहा था कि उनकी कहीं ना कहीं जो एक तरह से उनका मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, वो हनन हो रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट ने स्टे लगाया,
ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। भविष्य में और भी कुछ हो सकता है अगर सरकार इसमें पहल करेगी। खैर अभी फिलहाल जैसे मदरसे चल रहे थे वो चल रहे हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।